ओके स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इश्के साइंस। तो बच्चे, आज की इस क्लास में हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ये जो आज का लेक्चर है ये यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो हम क्लास +1 का यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे थे। उसकी पहली वीडियो आ चुकी है। हम अभी लेके आए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो, और ये सेकंड वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मेरा नाम है अर्चित महाजन और करते हैं हम शुरू। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फिजिकल चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशंस। जस्ट अ सेकंड। तो चैप्टर नंबर 1, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो ये वाले चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं। ये इसका मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको लिए मैंने बना दिया हुआ है, और ये लेक्चर नंबर 2 है। तो अभी हम शुरू करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आपको ये बात मैं बता दूं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो हिस्सों में बटी गई है। फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। टू कैटेगरीज। जो फर्स्ट कैटेगरी है बच्चे, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये क्या होती हैं, इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज को। तो क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज? तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनको जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता। ठीक है। क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज फॉर देयर एक्सप्लेनेशन आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर क्वांटिटीज टू एक्सप्लेन देमसेल्फ, जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करे। तो मैं तुम्हें ये बात बता देता हूँ कि हमारे पास ऐसी 7 तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 तरीके की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है वो मैंने तुम्हें अभी बता दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज है जो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अभी बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? दीज क्वांटिटीज डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं फॉर देयर एक्सप्लेनेशन। इसको हम एक बड़ी अच्छी एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर हम बात करें लेंथ की। लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है।
लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। और टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो जो स्पीड होगी, लाइक स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ में मेजर होता है, और टाइम टी, टाइम तो टाइम में मेजर होगा। तो जो स्पीड है वो डिपेंड करेगी, स्पीड एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये डिपेंड कर रही है फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। स्पीड डिपेंड कर रही है, स्पीड डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसी तरीके से सेम, जो आपका मास है, जो आपका मास होता है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर गई। तो डेंसिटी, और चाहे वॉल्यूम को लिख लो, वॉल्यूम को क्या लिखोगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मेरे को इतनी बात समझ लग गई कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट रहती हैं। अभी कभी बच्चे, आपसे मैं एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछूं कि अभी आपने पढ़ा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो दिस इंप्लाइज दैट मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो जो मास होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा। अभी आप कह सकते हो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और ये दोनों क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सर ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी इस पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर आपकी जो डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगी, है ना, ऐसे अगर, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी तो वो वाली क्वांटिटी होती है जो किसी पे डिपेंड ना करे, तो ये तो डिपेंड कर गई। तो मैं तुम्हें ये बात बता देता हूं कि मैथमेटिकली, मैथमेटिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी डिपेंडेंट ऑन डिराइव्ड क्वांटिटीज। मैथमेटिकली ये सही होता है कि फंडामेंटल डिराइव्ड पे डिपेंड करती हैं, पर फिजिकली, बट फिजिकली, अगर तुम फिजिकली बात करते हो, बट फिजिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है डज नॉट डिपेंड अपॉन डिराइव्ड क्वांटिटी। इसको भी समझते हैं, जैसे अभी ऊपर, बट फिजिकली फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड अपॉन डिराइव्ड क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। तो जो तुम्हारा मास था, उसको मैथ्स में तो तुम लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, कोई चक्कर नहीं है, मैथमेटिकली तो लिख सकते हो। लेकिन डेंसिटी और वॉल्यूम को समझने के लिए फिजिकली कि क्या है डेंसिटी, डेंसिटी होती है क्लोजनेस ऑफ एटम्स, और वॉल्यूम क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाइड। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, मैटर। तो मैटर के लिए मतलब तुम्हें चाहिए मास चाहिए। तो देखो फिजिकली ये डेंसिटी और वॉल्यूम मास पे डिपेंडेंट है, ना कि मास वॉल्यूम और डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। तो मैंने क्या कहा कि जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो मैथमेटिकली डिपेंड कर सकती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के ऊपर, बट फिजिकली फंडामेंटल क्वांटिटी कभी भी डिपेंड नहीं करेगी डिराइव्ड क्वांटिटी के। इस एग्जाम्पल को समझ लिया अगर आपने, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप देखो कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, v इज स्पीड, ठीक है। तो वेयर डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ एंड टाइम्स आर बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटी। तो डिस्टेंस को तुम लिख सकते हो स्पीड इनटू टाइम। तो
इसमें ये जो डिस्टेंस है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये किस पे डिपेंड कर गया? डिराइव्ड क्वांटिटी पे। तो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ से पर तो डेफिनेशन गलत हो जाती है फंडामेंटल क्वांटिटी की, तो आपने ये कहना है कि डेफिनेशन तो बिल्कुल करेक्ट है, मैथमेटिकली हम फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैथमेटिकली फंडामेंटल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैथमेटिकली तो सही है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज में, बट फिजिकली जब मैं बात कर रहा हूँ फिजिकली, तो फिजिकली देखो, फिजिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो स्पीड है आपकी, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, ये डिस्टेंस कवर करने के बगैर आ ही नहीं सकती। जब डिस्टेंस किसी टाइम में कवर होता है तभी वो क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। जब डिस्टेंस किसी टाइम में कवर होता है तभी क्या कहलाता है? स्पीड कहलाता है। तो मेरे को इतनी बात समझ लगी कि पहले कौन आया होगा? डिस्टेंस और टाइम, यानी कि दो पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज आई, तभी एक डिराइव्ड क्वांटिटी बन पाई। तो कभी भी आपसे पूछ ले, तो मैंने अभी इस टॉपिक में क्या पढ़ाया मैं आपको, मैं ये पढ़ा रहा हूं कि हमारे पास दो तरीके की क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरीके में क्लासिफाई किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। दूसरी बात, मैंने दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाया, तुम जब जहां से मर्जी पढ़ लो, तुम्हें यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ये पढ़ा के तुम्हें बस बंद कर देंगे। पर मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि जैसे कोई भी फॉर्मूला तुम लिखते हो, तो उसमें जैसे मैंने लिखा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी तो डिपेंड करेगी डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। तो हाँ, मैथमेटिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज पे डिपेंड कर सकती हैं, बट फिजिकली नहीं, क्योंकि फिजिकली में सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी ही आएगी और उससे डिराइव्ड क्वांटिटी बनेगी। इसको मैंने क्लियर किया विद दो एग्जांपल, दैट इज पहले मास आएगा, फिर ही उससे उसके बाद हम कह सकते हैं उसमें डेंसिटी है, उसमें वॉल्यूम है। पहला डिस्टेंस कवर होगा, पहले डिस्टेंस कवर होगा टाइम में, तभी कहेंगे कुछ स्पीड आई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पहले आती हैं फिजिकली, फिर ही नई क्वांटिटी जन्म लेती। तो दिमाग में इतनी दो इंपॉर्टेंट बात कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये बिठानी है दिमाग में। पहली बात ये बिठानी है कि फंडामेंटल doesn't depend upon other quantity, fundamental quantity do not depend upon other quantity। दूसरी बात, derived quantity depend upon fundamental quantity। तीसरी बात, mathematically fundamental quantities can be expressed in the terms of derived quantity but physically they don't। तो ये तीन पॉइंट्स हैं, ये दिमाग में रखने हैं तुमने, और मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने क्या कहा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी हैं वो डिराइव्ड पे डिपेंड नहीं करेंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा? दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा, ध्यान से सुनना, कि जो डिराइव्ड है फंडामेंटल पे डिपेंड करेंगी। तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा कि मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल क्वांटिटी एफ क्यू कैन डिपेंडेंट अपॉन डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है, बट फिजिकली फंडामेंटल क्वांटिटी कैन नॉट डिपेंड अपॉन डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसमें अभी ये सीखा तुमने। अभी मैं तुम्हें ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये पूरी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इसको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो देखो, ये तुमने समझ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। अभी मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, तो देखो यार, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, सिंपल शब्दों में समझाऊं तो 7, पूरी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनसे ही बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज बनी हुई हैं। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो यूनिट होंगे वो फंडामेंटल यूनिट कहलाएंगे। बट इसकी डेफिनेशन वाइज अगर चलें तो अलग है। डेफिनेशन क्या कहती है? द यूनिट्स विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड
इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट। तो कह रहे हैं कि वो वाले यूनिट जो किसी और यूनिट से एक्सप्रेस ना किए जाए। फॉर एग्जांपल तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होता है, नाइन्थ में पढ़ के आए हो, वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के मीटर, और वर्क डन का यूनिट होता है जाउल। अभी ये जो जाउल है ये किसमें तुमने रिप्रेजेंट कर दिया, न्यूटन और मीटर में। तो ये तो फंडामेंटल यूनिट नहीं कहलाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट को कभी भी किसी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। द यूनिट विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ अदर यूनिट नॉर कैन बी रिजोल्व, और नॉर कैन बी रिजोल्व टू obtain further units are called fundamental units। तो देखो, देखो मैं थोड़ा सा तेज लिखता हूँ। इसका रीजन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि फिर क्योंकि मटेरियल कंटेंट बहुत होता है, उसको थोड़े टाइम में ओवरलैप करना होता है और थोड़े टाइम में समझाना होता है, तो फिर तेज लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंप्लेंट मेरे से मत करना कि मैं तेज लिखता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारे वापस आऊं, तो यहाँ पर आपने सर ऊपर वाली लाइन समझा दी कि जो किसी दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस ना हो जाए। नीचे वाली लाइन का क्या मतलब है, नॉर कैन बी रिजोल्व टू ऑब्टेन फर्दर यूनिट। तो फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन है, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, और फोर्स मेरे को पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। तो मास को लिख सकते हैं केजी और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन, वन न्यूटन को मैंने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया, न्यूटन को आगे तोड़ दिया। अभी आप केजी को आगे तोड़ के बताओ, मीटर को आगे तोड़ के बताओ, नहीं टूट सकता। तो यही मैंने तुम्हें बताया, जो आगे टूटे ना और जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो उन्हें क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट, इन लेमन लैंग्वेज, आम भाषा में बात करें तो कह सकते हैं देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो हमारे पास कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, एंड द यूनिट्स corresponding to these physical quantities, and the unit corresponding to these physical quantities are called fundamental units। तो आम भाषा में बात करें तो मैंने ये तुम्हें पहले बता दिया है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं पूरी फिजिक्स में। तो जो पूरी फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, तो उनके जो यूनिट्स होंगे उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स पे। सेकंड वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्या होते हैं डिराइव्ड यूनिट, उस पर बात करेंगे। तो डिराइव्ड यूनिट वो वाले यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, यूनिट्स विच डिपेंड, विच ईदर डिपेंड अपॉन, विच ईदर डिपेंड अपॉन, वो वाले यूनिट जो यहाँ तो डिपेंड करें फंडामेंटल यूनिट पे, यूनिट विच ईदर डिपेंड अपॉन फंडामेंटल यूनिट, यूनिट्स, और कैन बी रिजोल्व, और आगे उनको रिजोल्व भी कर सकते हो इन फंडामेंटल यूनिट, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो इसकी एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दी, 1 जूल एक ऐसा यूनिट है, 1 न्यूटन एक ऐसा यूनिट है। तो इनकी एग्जांपल्स तो मैंने तुम्हें बता दी। तो ये थे तुम्हारे फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स की एक्सप्लेनेशन। और मेरे को लगता है तुम्हें ये भी समझ आ गया होगा कि क्या होता है फंडामेंटल यूनिट और क्या होता है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, हमने स्टडी कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो प्रकार होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। हमने ये भी सीख लिया कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, क्या इनका मीनिंग है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। अभी बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 टाइप्स की होती हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर ऑफ 7 टाइप्स, और उनमें से जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है मास। तो ये मास इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी।
मास पहले तो हम लिख सकते हैं इट इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये तो सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरी बात इस पे लिख सकते हैं कि मास का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन मास क्या होता है। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड मास। किसी बॉडी में कितना मैटर भरा पड़ा है उसे मास कहते हैं। थर्ड, ये आपको डेफिनेशन समझ लग गई कि हाँ जी भी कितना सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस में कितना मैटर भरा पड़ा है उसे मास कहते हैं। थर्ड, अभी बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो एक फंडामेंटल यूनिट होगा इसका। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास इज 1 kg। तो जो फंडामेंटल यूनिट है मास का बच्चे वो 1 kg है। अभी समझते हैं कि एक मैंने, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि यूनिट मस्ट बी, जब भी हम यूनिट डिजाइन करते हैं तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब उसका आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन हम स्टडी करेंगे कि 1 kg किसको कहा जाता है। तो पहले तो लिखते हैं ओल्ड डेफिनेशन। पुरानी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एक क्यूब कंसिडर करते हो, एक क्यूब कंसिडर करते हो जिसकी एज 1 डेसीमीटर के बराबर है। 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो आपने एक क्यूब कंसिडर किया जिसकी जो एज है वो 1 डेसीमीटर के बराबर है। तो उसमें जो वाटर स्टोर हो सकता है, ठीक है, उसमें जो वाटर स्टोर हो सकता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका जो वेट होगा उसे ही हम क्या कह देंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है। तो 1 किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी स्टोर हुआ, वाटर स्टोर्ड इन अ क्यूब ऑफ 1 क्यूब ऑफ एच 1 डेसीमीटर। तो कितना पानी स्टोर हुआ 1 डेसीमीटर, एक क्यूब में जिसकी एज कितनी है 1 डेसीमीटर के बराबर, एट 4 डिग्री सेल्सियस, इज कॉल्ड 1 kg। ठीक है। और अगर इसको सिंपल वर्ड में लिखना हो तो द अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी स्टोर्ड हुआ, ठीक है, स्टोर्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब। सीधा लिखने 1 डेसीमीटर का क्यूब का मतलब क्या है, अ क्यूब हैविंग एन एज 1 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना पानी स्टोर होता है इज कॉल्ड 1 kg। उसे क्या कहा जाता है, 1 kg कहा जाता है। पर कंडीशन है कि 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए आपका टेम्परेचर। ठीक है। अभी ये आपने ओल्ड डेफिनेशन पढ़ ली मास की। तो ओल्ड डेफिनेशन अगर आपने पढ़ ली तो मैं बात करता हूं अभी न्यू डेफिनेशन पे, या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 1 किलोग्राम। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, तो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि 1 kg, जस्ट अ सेकेंड, 1 kg is defined as the mass of platinum iridium bar, mass of platinum iridium bar having a diameter 3.9 सेंटीमीटर। ये जो बार है बच्चे वो सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। तो 1 kg क्या होता है, मास होता है प्लेटिनम इरिडियम बार का। देखो ऊपर मैंने तुम्हें एक फोटो भी दिखाई हुई है इसकी। ये तुम इसमें जो बार देख रहे हो, ये जो बार है ये प्लेटिनम इरिडियम बार है। ठीक है। और इसी के मास को हम क्या कहते हैं, 1 kg कहते हैं। इसकी जो डायमीटर है 3.9 सेंटीमीटर है और हाइट भी इसकी 3.9 सेंटीमीटर ही है। अच्छा, अभी क्वेश्चन उठता है कि वाई प्लेटिनम का ही बार क्यों कंसिडर किया गया।
प्लेटिनम का ही क्यों लिया गया? तो प्लेटिनम में एक बात बता देता हूँ कि अगर तुम यूनिट बनाते हो कभी भी, तो जब तुमने यूनिट बना रहे हो तो तुम्हें एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये बात है कि हमारा जो यूनिट है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो प्लेटिनम एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। प्लेटिनम इज नॉन रिएक्टिव मेटल, बहुत कम रिएक्ट करता है। तो नॉन रिएक्टिव मेटल होने के कारण ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और खराब नहीं होगा। और जो इरिडियम हमने डाला, इरिडियम एक चीज क्या होती है बच्चे, एक फिनोमेना होता है रेडियो एक्टिविटी। उस पे हम डिटेल पे अभी नहीं जाएंगे, ये क्लास +2 में आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए बात करते हैं कि मेरे पास कोई चीज है, तो वो चीज टाइम के अकॉर्डिंग डिकम्पोज कर रही है। अकॉर्डिंग टू टाइम इट्स इट इज डिकम्पोजिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग वो क्या कर रही है, डिकम्पोज कर रही है। तो हर चीज डिकम्पोज करती है, और डिकम्पोज जो सबसे स्लो डिकम्पोज करता है वो होता है इरिडियम मेटल। तो वो क्या होता है, इरिडियम मेटल। तो इसलिए इट हैज वेरी स्लो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मतलब कि टाइम के साथ हर चीज डिकम्पोज कर रही है। अभी इतना मान लो, आगे जाके पूरा रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, वो आपका पूरा चैप्टर भी है अगर जेईई के सिलेबस में। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि हर चीज सिंपल शब्दों में टाइम के साथ डिकम्पोज कर रही होती है। तो जो सबसे कम स्लो डिकम्पोज करता है वो होता है इरिडियम मेटल। इसलिए प्लेटिनम और इरिडियम को चुना गया। ठीक है, जिनका डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर और हाइट 3.9 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड दिस बार इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। दिस बार इज प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो ये बार कहां पर, किसमें है, ये वैक्यूम में है। VACCUM। ओके, तो वैक्यूम में है, स्पेलिंग ध्यान से देखना, VACVACWM। तो वैक्यूम की ये स्पेलिंग होते हैं, W आता है, नोट CC आता है। तो जो बार है वो वैक्यूम में रखा गया है। कहां पर, एट इंटरनेशनल ब्यूरो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर, ऑफ वेट एंड मेजर। तो मैंने क्या कहा कि जो नई डेफिनेशन है 1 kg की, वो क्या होता है, 1 kg मास होता है प्लेटिनम इरिडियम बार का, जो जिसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर है और जिसका रेडियस 3.9 सेंटीमीटर। और ये बार वैक्यूम में प्लेस किया गया है। और कहाँ प्लेस किया गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, ये जगह है फ्रांस में। ठीक है, प्लेटिनम और इरिडियम क्यों चुना गया, बिकॉज प्लेटिनम तो एक नॉन रिएक्टिव मेटल है, और इरिडियम का क्या है कि वो टाइम के साथ बहुत स्लोली डिकम्पोज करता है। तो ये सारे रीजंस के कारण हमें ये डेफिनेशन लिखी है मास की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है मास की। और ये देखो, ये प्लेटिनम इरिडियम बार है, इसकी हाइट 3.9 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3.9 सेंटीमीटर है, वैक्यूम में रखा गया है। रखा कहाँ हुआ है, फ्रांस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स में रखा हुआ है, जगह है। उसके बाद अपने अपन ने डिस्कस कर लिया कि ये प्लेटिनम और इरिडियम से क्यों बना है, क्योंकि प्लेटिनम वेरी नॉन रिएक्टिव मेटल है, और इरिडियम का जो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिकम्पोजिशन होती है वो बहुत स्लो होती है। तो ये आने वाले कई हजारों सालों के लिए खराब नहीं हो सकता। तो इस कारण से मास का ये 1 kg की डेफिनेशन ये रखी गई है। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है तुम्हें समझ लगी होगी। थैंक यू। तो मास को तो समझ लिया, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है। अभी हम चलते हैं सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ, दैट इज लेंथ। तो सेकंड हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ है। तो क्या होती है लेंथ, सबसे पहले वो डेफिनेशन पे बात करते हैं। लेंथ होती है बेटे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो ये दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते देते हैं, लेंथ कह देते हैं। तो ये आम भाषा में हम बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। अच्छा, लेंथ समझ आ गई। दूसरा जो पॉइंट है, लेंथ इज आर सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ इज आर सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो लेंथ होती है वो हमारी सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है। इतनी बात तुम्हें समझ लगी होगी। अभी बात करते हैं इसकी
ओल्ड डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, हर की ओल्ड डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, न्यू डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो देखो ओल्ड डेफिनेशन क्या थी इसकी, इसकी ओल्ड डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ये होता है प्लेटिनम, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। तो ये हमारे पास होता है प्लेटिनम इरिडियम बार। ये प्लेटिनम इरिडियम रोड है। अभी यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट ए मान लिया जाता है और ये एंडला पॉइंट बी मान लिया जाता है। तो इनके बीच में जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं 1 मीटर। तो ये जो दूरी तुम्हें दिख रही है बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज कॉल्ड 1 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इट इज अ बार ऑफ प्लेटिनम इरिडियम kept at constant temperature. The meter is defined as the distance between two scratch marks. तो यहाँ पर जो स्क्रैच्ड मार्क्स हैं इनके बीच में जो दूरी है उसे क्या कहा जाता है, मीटर। ये ओल्ड डेफिनेशन, ये क्या है, ओल्ड डेफिनेशन। तो हम लिख सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रैच्ड मार्क्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रैच्ड मार्क्स, दो मार्क्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रैच्ड मार्क्स, ठीक है, ऑन प्लैटिनम इरिडियम रोड। अभी ये मत पूछना कि प्लैटिनम इरिडियम क्यों हमने यूज की, क्योंकि इसका रीजन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया मास में कि प्लैटिनम वेरी नॉन रिएक्टिव है और इरिडियम जो होता है वो उसके रेडियो एक्टिव डिके काफी कम स्लोली होता है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्रैच्ड मार्क्स ऑन द प्लैटिनम इरिडियम बार इज कॉल्ड 1 मीटर। तो इसका जो यूनिट है वो 1 मीटर होता है। तो यूनिट क्या होता है लेंथ का, वो तो सभी को पता है, 1 मीटर होता है, और ये 1 मीटर की डेफिनेशन। ठीक है, अभी बात करते हैं मॉडर्न डेफिनेशन की। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, तो देखो मॉडर्न डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो मॉडर्न डेफिनेशन समझने से पहले एक चीज समझो कि एक दो इंसान थे, माइकल मोरन। ठीक है, इन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, दे एक्सपेरिमेंटेड टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम मेजर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो अभी तुम क्या है क्लास +1 में आ चुके हो, तो अभी तक तुम स्पीड ऑफ लाइट जानते थे 3 × 10⁸ ये जानते थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट होती है 299 752 458 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ लाइट। एंड इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करके बताया कि लाइट कैनॉट चेंज इट्स स्पीड। तो लाइट की स्पीड अब बदल नहीं सकती कभी भी, कुछ भी आप फिजिकल कंडीशन चेंज कर लो, कुछ भी आप कर लो, तो लाइट की स्पीड तो बदलेगी नहीं। तो ये जो पुरानी डेफिनेशन थी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा पुरानी डेफिनेशन में, तो ये रोड लंबी हो जाएगी, द रोड बिकम्स लॉन्गर, द रोड लंबी बन जाएगी। जब रोड लंबी हो गई तो मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि मेरा यूनिट बदल गया। जब यूनिट बदलता है तो पिछली वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में मैं इसके लिंक भी दे दूंगा। पिछली वीडियो अगर समझ के आओगे तो तुम्हें इसमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर यूनिट बदल गया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो रोड लंबी हो जाएगी, 1 मीटर थोड़ा सा लंबा आ जाएगा। तो बड़े ड्रास्टिक इफेक्ट हो सकते हैं जो मैंने पीछे बताया भी है। तुम्हें जो क्वांटिटी है वो ज्यादा भी मिल सकती है, तुम्हें कम भी मिल सकती है। तो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, रोड बिकम लॉन्गर, और अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो रोड बिकम शॉर्टर, जिससे 1 मीटर चेंज होता रहेगा। तो माइकल और मोरन ने सोचा कि स्पीड ऑफ लाइट तो चेंज नहीं करती। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, उन्होंने कहा कि ये तो यही रहेगी 299 752 458 तो इसका मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम अगर लिखें कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस क्या होता है, नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। अभी मेरे को डिस्टेंस बनाना है 1 मीटर, स्पीड मेरी है लाइट की 299 752 458,
तो 1 मीटर कब आएगा, किस टाइम पे 1 मीटर आएगा, तो वो तो एक्स मान लेते हैं, 1/x। ठीक है, तो हमारा जो टाइम आएगा, जस्ट ए सेकेंड, तो मैंने उसको मान लिया 299 752 458, एक्स मान लिया टाइम को, तो वो आ गया 299 752 458, यहाँ पर 45 है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, क्या समझ लगी, मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, फिक्स होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही बात। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस मेरे को चाहिए 1 मीटर, स्पीड मेरे को पता है, तो टाइम कितना होगा, 1/299 752 458 सेकेंड। तो एक सेकंड के इस हिस्से में, एक सेकंड के इस हिस्से में लाइट जितना जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे 1 मीटर कहा जाता है। अभी सर लाइट को क्यों यूज किया गया, क्योंकि लाइट को इसलिए यूज किया कि लाइट कभी भी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करेगी, तो यही हम डेफिनेशन लिखेंगे। फिर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने क्या कहा, स्पीड की, लाइट लाइट ऑफ द स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 299 752 458 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को तुम क्या लिख सकते हो, स्पीड इनटू टाइम। अभी मैंने कहा कि मेरे को डिस्टेंस 1 मीटर है हमारा, और स्पीड इतनी है, तो कितने टाइम में किया होगा, तो टाइम कितना लगा होगा लाइट को 1 मीटर कवर करने के लिए, तो टाइम को लगा होगा 1/9 299 752 458 सेकंड। तो एक सेकंड के इस हिस्से में लाइट 1 मीटर ट्रेवल कर जाती है। तो ये डेफिनेशन साइंटिस्ट ने दी 1 मीटर की। 1 मीटर इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1/299 752 458 is called time। ठीक है, इज कॉल्ड, सॉरी, इज नॉट कॉल्ड टाइम, इज कॉल्ड 1 मीटर। तो इसको इज डिफाइंड एज लिख ही दिया है। 1 मीटर क्या होता है, कि डिस्टेंस होता है जो लाइट ट्रेवल करती है इस टाइम में। तो मेरे को लगता है तुम्हें इतनी बात समझ लगी होगी। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टाइम। तो अभी टाइम को डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ लिया कि लेंथ क्या होती है, मास क्या होता है। अभी देखो थर्ड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी के पे चलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है बच्चे टाइम। तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, टाइम क्या होता है। ठीक है, तो टाइम सोचो, अगर वैसे तुम्हें 2 मिनट लगा के सोचना चाहिए, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि टाइम क्या होता है। अगर तुम्हें आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर एक लड़का ए है, वो इस पॉइंट पी पे था और ये चला गया इस पॉइंट क्यू पे, ये आगे बढ़ गया। तो इस ड्यूरेशन में यहाँ पर अभी दो इवेंट्स हुए हैं, दो इवेंट हो रहे हैं। दो इवेंट क्या, लड़का वही सेम है, वो पॉइंट पी पे है, कुछ ड्यूरेशन बाद दूसरा इवेंट क्या है, इवेंट 1। इवेंट लिख लेते हैं, हर चीज को अगर इवेंट के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आसानी रहेगी टाइम को समझने के लिए। इवेंट 1 क्या है, ए इज एट पी, मतलब बॉय ए इज एट पी। और इवेंट 2 क्या है, कि जो ए है इज एट क्यू। अभी इन दोनों में कितना ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स इज कॉल्ड टाइम। दो इवेंट होने में, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन है, तो ये फोन को मैंने यहां से यहां लेके गया, तो एक इवेंट ये हो गया, एक इवेंट ये है। तो इसमें और इसमें कितना ड्यूरेशन क्या लगी, कितनी देर बाद हुआ, उसे क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे। ठीक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, वो भी डेफिनेशन हमें जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिजिसिस्ट। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है, टाइम इज व्हाट क्लॉक रीड, टाइम इज व्हाट क्लॉक रीड्स। तो टाइम क्या होता है, जो तुम्हें क्लॉक बताती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 बजे तुमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है, 2 बजे तुम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, 2 बजे तुमने स्टडी की, कहा कितने बजे तक की, 3 बजे तक। तो ये किसने बताया, 2 और 3 किसने बताया, क्लॉक ने बताया। ठीक है, तो जो क्लॉक बताती है कि इवेंट्स 2 बजे शुरू हुआ था और 3 बजे खत्म हुआ, ठीक है, तो वो क्या होता है, टाइम होता है। ठीक है, अभी समझ लगी टाइम क्या होता है।
अभी बात करते हैं टाइम इज थर्ड फंडामेंटल यूनिट। तो जो टाइम है हमारा वो थर्ड फंडामेंटल यूनिट है। और फोर्थ जो मैं बात कहना चाहता हूं तुम्हें वो ये है कि यूनिट फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो जो यूनिट है टाइम का वो क्या है? सेकंड। अभी सेकंड की डेफिनेशन तुम्हें चाहिए हो तो देखो सेकंड की डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। पहले ओल्ड डेफिनेशन पे चर्चा कर लेते हैं। ओल्ड डेफिनेशन क्या थी? ओल्ड डेफिनेशन ये थी कि सबसे पहली सबसे पुरानी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड वन वन सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया? ये ओल्ड डेफिनेशन किसकी लिख रहा हूँ? वन सेकंड की लिख रहा हूँ। और वन सेकंड को क्या कहा गया कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम जब तक एक ऑसिलेशन करेगा उसको वन सेकंड कहेंगे। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन बाय सिंपल पेंडुलम। तो जो सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे ऑसिलेट करता है। ये जो सेंटर वाली होती है इसे मीन पोजीशन कहा जाता है और इन्हें एक्सट्रीम पोजीशन कहा जाता है। ठीक है। अभी जो सिंपल पेंडुलम है पहले यहाँ जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ सिंपल पेंडुलम का कैसे होता है। वो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल पेंडुलम जब पूरी एक ऑसिलेशन खत्म कर लेता है तो हम कहते हैं कि वन सेकंड बीत। बट ये जो डेफिनेशन है काफी, दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी रॉन्ग। बिकॉज टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का, जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है ना, कितना टाइम लेगा एक ऑसिलेशन को? टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन को करने में कितना वक्त लगा उसे टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये तो बच्चे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ तुम कितनी दे रहे हो उसको, इसको लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो समर्स में तुम्हें पता है कि लेंथ बढ़ जाती है, विंटर में लेंथ कम हो जाती है, तो टाइम तो चेंज करता रहेगा हर सेकंड। तो और दूसरा डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब। तो इसे बॉब कहा जाता है बच्चे, ये जो मास लटका होता है। ठीक है, तो ये भी मास क्या होता है, इसमें क्या होता है कि गर्मियों के कारण इसमें थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। तो मास तो चलो कांस्टेंट रहता है, मास पे नहीं डिपेंड करता। सॉरी, ये मेरे से गलती हुई है। ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड कहाँ डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक तो लेंथ पे डिपेंड करता है और दूसरा कहाँ पर डिपेंड करता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आगे जाके तुम्हें प्रूव भी करवाएंगे। दैट इज टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई रूट एल बाई जी। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है अ, वो कांस्टेंट नहीं रहती। अगर तुम बिल्कुल बेसिक को स्टूडेंट हो, क्लास +1 अभी शुरू की है तो देख रहे हो, तुम्हें लेंथ का तो समझ आ गया होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जस्ट अभी रिमेंबर कर लो कि हाँ भी कुछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो चेंज करता है कंटिन्यूसली। ठीक है, अगर तुमने नाइन्थ अच्छी तरह से पढ़ी है तो तुम्हें एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इस पॉइंट पे मैं नहीं जा रहा अभी, पूरा चैप्टर है इस पे काइनेमेटिक्स। ठीक है, उस पर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और ग्रेविटेशन एक अलग चैप्टर आएगा। तो इन दोनों रीजन से क्या हुआ कि सिंपल पेंडुलम को हम यूज नहीं कर पाए एज अ डेफिनेशन ऑफ टाइम वन सेकेंड। सिंपल पेंडुलम को नहीं यूज कर पाएंगे। तो फिर इन्होंने क्या सोचा कि अभी क्या करते हैं कि ये अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ को जो इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है, वो कहलाता है मेरिडियन, जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, इसे जियोग्राफिकल मेरिडियन कहा जाता है, जियोग्राफिकल मेरिडियन। अभी तुम देखो कि 12 तुम्हारी घड़ी घड़ी जब होती है, सुबह के 12 कब बजते हैं? सुबह के 12 कब बजते हैं? जब जो सन होता है, दिस इज आवर सन, ये मेरिडियन को पास करता है। तो हम कहेंगे नून। नून क्या होता है? नून मतलब दोपहर के 12 बजना। तो जब सुबह के 12 बजते हैं या दोपहर के 12 तुम दे सकते हो, तो क्या मतलब होता है? व्हेन सन क्रॉसेस जियोग्राफिकल मेरिडियन।
तो सर आप मेरे को समझा रहे थे 1 सेकेंड, लेकिन आप तो अभी जियोग्राफिकल मेरिडियन पे चले गए। तो जो अगली डेफिनेशन है वो इसी से लिंक्ड है। ठीक है, तो तुम्हें इतनी बात समझ लगी कि जो सन है, सन जब मेरिडियन पास करता है तो हम कहते हैं नून। ठीक है, और मेरे को इतनी बात ये भी पता है, द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून्स इज कॉल्ड इज इक्वल टू 24 आवर। आज के दिन के 12 बजे, सुबह के 12 बजे और कल के दिन के सुबह के 12 बजे में 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटों का मतलब 24 आवर्स का मतलब 24 इंटू आर को 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिए, और मिनट्स को भी अगर हम इसमें लिख लें सेकंड्स में, तो यहां पर हमारे पास पता चलेगा 8,466 सेकंड बीत गए। ठीक है, तो मेरे को पता चला कि टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 8,466 सेकंड के बराबर आ रहा है। ठीक है, अरे यार देखो, मेरिडियन को, मेरिडियन क्या होती है? जो लाइन नॉर्थ और साउथ से पास करती है। अभी मेरिडियन को जब सन पास करता है तो तब बजते हैं सुबह के 12। ठीक है, अभी सुबह के 12 बज गए। ठीक है, ये भी समझ आ गया। और आज की सुबह के 12 बजे और कल के सुबह के 12 बजे में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अभी 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे का मतलब क्या? इतने सेकंड होते हैं इसमें। तो दो कंसेक्यूटिव नून्स में मेरे को इतना पता चल गया, 84,600 सेकंड होते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/84,600 सेकेंड्स। लिख सकते हैं सर, कोई चक्कर नहीं। इसको लिख सकता हूँ 1 सेकेंड, इसको मैंने नीचे भेज दिया। और इसको लिख सकते हैं टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून्स। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से एक बार लिख देता हूँ, समझ नहीं आ रहा होगा। तो मैंने क्या कहा कि 1 सेकंड को क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 1/84,600 टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून। सी मतलब कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो लिखा जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग तो बस यहाँ से 1 सेकंड की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इज डिफाइंड एज 1/84,600 टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 डे, जो हमारा 1 सेकंड होता है वो इस टाइम के, दो कंसेक्यूटिव नून के टाइम के इस हिस्से के बराबर होता है। सिंपल सी बात। इस टू कंसेक्यूटिव नून को हम सोलर डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सोलर डे। तो 1 सोलर डे क्या होता है? जब आज सुबह के 12 बजे और कल सुबह के 12 बजे का जितना भी टाइम है उसे 1 सोलर डे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 सेकंड इज डिफाइंड एज 1/84,600 टाइम बिटवीन हंड्रेड ऑफ अ सोलर डे। तो एक सोलर डे क्या होता है? आज के 12 बजे और कल के 12 बजे, सुबह वाली। तो उसमें 24 घंटे होते हैं, उसे सोलर डे कहा जाता है। उसके इस हिस्से को 1 सेकंड कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन रखी गई 1 सेकंड की। तो ये मेरे को लगता है समझ आ गई होगी। एक बार मैं रेपिटेशन दे देता हूँ कि मेरे पास क्या है? अर्थ है, अर्थ के बीच में से क्या पास करता है? मेरिडियन पास करता है। और मेरिडियन को जब सन पास करता है तो सुबह के 12 बजते हैं। अभी आज के सुबह के 12 बजे और कल के सुबह के 12 बजे में 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे का मतलब इतने सेकंड होते हैं। तो दो नून्स में इतने सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में, 1 सेकंड को ऐसे लिखा जा सकता है 1/84,600 टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नून। तो सिंपल हम बात कर सकते हैं, जो 1 सेकंड होता है वो इतने हिस्से के बराबर होता है दो कंसेक्यूटिव नून के। तो 1 सेकंड इज दिस। ठीक है, और इसे हम सोलर डे कहते हैं। मेरे को लगता है तुम्हें ये समझ लग गई होगी। अभी बात करते हैं, ये भी डेफिनेशन इनकरेक्ट। सर ये डेफिनेशन इनकरेक्ट क्यों है? अभी तक तो ओल्ड डेफिनेशन चल रही है ना। ये डेफिनेशन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कभी सन ज्यादा पास होता है, समटाइम्स लाइक इन समर
जो अर्थ होता है, अर्थ इज क्लोजर टू सन, ठीक है। एंड इन विंटर्स सन इज अवे फ्रॉम अर्थ, तो काफी दूर हो जाता है विंटर्स में। अभी क्या होगा कि जो टाइम है मेरिडियन को पास करने का वो चेंज हो जाएगा। सो टाइम टू पास मेरिडियन बाय सन गेट चेंज्ड। तो सन कब जो मेरिडियन पास कर रहा है वो चेंज हो जाएगा, गर्मियों में वो जल्दी पास कर पाएगा और सर्दियों में वो देर से पास करेगा। तो ये रीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन नहीं काम आई। अभी बात करते हैं फिर कौन आया काम में। तो काम में आई हमारी मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? देखो, मॉडर्न डेफिनेशन ना ये है कि हर एटम्स के पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर शेल्स होती हैं, ठीक है। यहाँ शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अभी शेल भी के अंदर दो स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। मैंने क्या कहा, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में, साइड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। शेल्स के अंदर भी स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो ऐसे दो एनर्जी लेवल बना लें। अभी क्या होता है कि जब एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन कुछ समय बाद एनर्जी लूज करके फिर नीचे आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांजिशन करता है, फिर ऊपर एनर्जी दी, फिर बाहर नीचे, फिर वो एनर्जी लेता है, ऊपर चला जाता है, फिर एनर्जी लूज करता है, फिर वो नीचे आ जाता है। तो इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने मॉडर्न डेफिनेशन लिखी। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? 1 सेकंड की। तो उन्होंने कहा 1 सेकंड इज डिफाइंड एज द ड्यूरेशन ऑफ 9192 631 770। घबराना नहीं, नंबर बड़ा है पर कुछ नहीं है। 631 770 ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल्स, टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम इज कॉल्ड, कॉल्ड लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर छोड़। तो 1 सेकंड क्या होता है? ये ड्यूरेशन होती है जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन इतनी ट्रांजिशन परफॉर्म करता है, 9192 631 770 ट्रांजिशन परफॉर्म कर लेगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन दो लेवल्स में, टू हाइपरफाइन लेवल में, दैट इज ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट। किस एटम की? सीजियम की एटम की बात हो रही है। उसमें सीरियम जो होता है उसमें 51st इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 51th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो सीजियम होता है उसमें जो 51th इलेक्ट्रॉन होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो 51th इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल। तो जो दो हाइपरफाइन लेवल में वो ट्रांजिशन कर रहा होगा, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। तो जब इतनी सारी ट्रांजिशन कर लेगा, ठीक है, ट्रांजिशन मतलब कि एनर्जी ऑब्जर्व करके ऊपर जाएगा, फिर एनर्जी लूज करके नीचे आएगा, और इतनी बार करेगा, तो तब 1 सेकंड माना जाएगा। तो 1 सेकंड ये फिक्स रहता है, और ये वाला नंबर क्या रहता है? फिक्स। तुम फिजिकल कंडीशन चेंज कर लो, कुछ भी तुम चेंज कर लो, ये नंबर चेंज नहीं हो सकता। इसी कारण से 1 सेकंड का यही यूनिट, 1 सेकंड को ऐसे डिफाइन किया गया। तो 1 सेकंड टाइम होता है जब एक इलेक्ट्रॉन दो हाइपरफाइन लेवल्स में 9192 631 770 ट्रांजिशन करता है, तब 1 सेकंड होता है। तो हम कह सकते हैं 1 सेकंड कब होता है? जब सीजियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, 51st इलेक्ट्रॉन अपने दो हाइपरफाइन लेवल में इतनी ट्रांजिशन करेगा, तब हमारा 1 सेकंड हो जाएगा। तो ये तो थी डेफिनेशन ऑफ टाइम। अगर देखो मैं अगले तुम्हें फंडामेंटल यूनिट समझाने लग गया इस वीडियो में, तो वीडियो काफी लंबी चले जाएगी। तो मैं इस जो अगली डेफिनेशन है वो अगली वीडियो में लाऊंगा, वो कल आएगी। ठीक है, थैंक यू।